अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता झा। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन 14 साल बाद किया गया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बैठक का आयोजन हर 6 महीने में किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बैठकों में एससी एवं एसटी आयोग के अध्यक्षों को भी विशेष सदस्य के रूप में नहीं बहुत फास्ट विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाए। सीएम ने बैठक में निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों का समय से निस्तारण में निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों का समय से निस्तारण किया जाए। इसके लिए न्यायालयों में नियमित पैरवी की जाए। शिकायतें मिलने पर एफआईआर की कार्रवाई तत्काल की जाए और पुलिस मामले में विवेचना तेज करे। अधिक समय से लंबित मामलों का मिशन मोड पर निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान निर्देश दिए कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन लगाने की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाए, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी ना हो। इसके लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का भी अध्ययन किया जाए। सीएम ने बैठक में निर्देश दिए कि एससी एवं एसटी वर्ग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले, इसके लिए एकीकृत व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की जानकारी के लिए आमजन में समाज कल्याण विभाग और गृह विभाग विभिन्न माध्यमों से व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करे। बैठक में कई बड़े मंत्री के साथ विधायक मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, अग्निवीर योजना को लेकर गणेश जोशी का विपक्ष को जवाब आया है। गणेश जोशी ने कहा है कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के आरोप निराधार हैं। विश्व के अनेक देशों में चलती है अग्निपथ जैसी योजना। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक होगा उत्तराखंडी, उन्होंने कहा। और साथ ही गणेश जोशी ने कहा कि अग्निवीर को लेकर गलत बयानबाजी करते हुए विपक्षी नेता नजर आ रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में अग्निवीरों को दी जाएगी छूट। गणेश जोशी ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स में अग्निवीरों को छूट दी जाएगी। सेना के बेहतरी के लिए भी कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है, ऐसा ही गणेश जोशी का कहना है। साथ ही गणेश जोशी ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन को मोदी सरकार ने किया है लागू। साथ ही गणेश जोशी ने यह भी कहा कि पूर्व सीडीएस के लिए कांग्रेस ने किया था गलत शब्दों का प्रयोग। सबसे बड़ी बात देखिए, गणेश जोशी ने किस तरह से कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीडीएस के लिए कांग्रेस ने किया था गलत शब्दों का इस्तेमाल। 4500 से अधिक युवा अग्निवीर का हिस्सा बने हुए हैं। गणेश जोशी ने कहा कि 4500 से भी अधिक युवा अग्निवीर का हिस्सा बने हैं। सैनिक धाम बनाने की दिशा में बेहतर काम किया जा रहा है, गणेश जोशी ने बयान दिया है। गणेश जोशी ने कहा है कि सैनिक धाम बनाने के लिए बेहतर दिशा में काम किया जा रहा है। जो कांग्रेस सबसे ज़्यादा दुष्प्रचार कर रही है और अभी संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दिया कि जो अग्निवीर शहीद हुआ था
उसको पैसा नहीं मिला, और बाद में जब उस परिवार से बात की गई तो उसने कहा कि नहीं, हमें इतना पैसा मिला है। उसमें अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसको 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है और 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी बीमा की राशि भी उसको दी जाती है, जिसके बारे में पक्ष ने गलत प्रचार किया। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वहीं जो उसका अंशदान सेवानिधि के रूप में जो दिया जाता है, उसका 11,71,000 रुपये उसको मिलता है। तो एक देखिए, किसी की जान को हम वापस नहीं ला सकते, हमारे जवान रोज देश की सीमाओं पर शहीद होते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी चिंता करना, उनके परिवार की चिंता करना, ये हमारे देशवासी का कर्तव्य है। और हमारी दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इस काम को बड़ी ईमानदारी से कर रही है। अभी आपने देखा होगा, हमारे 22 गढ़वाल के 5 जवान कठुआ में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। जब उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर आए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, मैं, वहाँ के सांसद विधायक हम मौजूद थे। उसके अगले दिन मैं उस विनोद भंडारी के घर भी गया था, उसके पार्थिव शरीर देखने के लिए। आज हमारी सबसे पहली प्राथमिकता, जो हमारा कमिटमेंट है, उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना। जब से मैंने ये जियो लागू किया है, 26 परिवारों को हम नौकरी दे चुके हैं, 7 प्रक्रिया में हैं और 5 ये नए केस आए हैं। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हाई पावर कमेटी की जो मीटिंग थी, उन्होंने भी इस बात को निश्चित किया कि सबसे पहले इनको नौकरी दी जाए। ये हमारी प्राथमिकता है। और उसके बाद उनकी भावनाओं के अनुरूप वहाँ के विद्यालयों का, सड़कों का जो भी परिवार चाहेगा, उनके नाम पर जो है नाम रखा जाए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सीएम के निर्देश पर 8 जुलाई 2024 को आई आपदा के अंतर्गत तहसील खटीमा में 12 जुलाई 2024 तक बाढ़ प्रभावितों को पहले दिन 1300, दूसरे दिन 3000 के साथ कुल 4300 परिवारों को 5000 प्रति परिवार के हिसाब से कुल 2 करोड़ 15 लाख रुपए प्रभावित परिवारों को वितरित किया गया। वहीं खटीमा निरीक्षण पर आए अशोक जोशी, एडीएम उधम सिंह नगर ने बताया कि पहले 2 दिन प्रशासन आपदा राहत कार्यों में लगा था। 2 दिन में लगभग पहले दिन 1300 और दूसरे दिन 3000 लोगों को 5000 के चेक वितरित किए गए। और पहले दिन तहसील प्रशासन को 1 करोड़ रुपए और दूसरे दिन 1 करोड़ रुपए अवमुक्त कराया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा क्षेत्र के आपदा प्रभावित लोगों के लिए 10 करोड़ रुपए की राहत राशि आवंटित की है, जिसमें 10 पटवारी की टीम और 5 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की टीम आपदा से प्रभावित लोगों का जायजा ले रही है। जल्दी ही उनको राहत राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके साथ ही नगर पालिका क्षेत्र में व्यापारियों के हुए नुकसान का आकलन कर उनको भी सहायता राशि आवंटित करवाई जाएगी। दो दिन यहाँ लगातार करीब 48 घंटे तक बारिश रही, जिससे काफ़ी पूरा खटीमा क्षेत्र हमारा डूब क्षेत्र में आ गया था, मतलब सब जगह जलभराव हो गया था। माननीय सीएम सर ने भी यहाँ का निरीक्षण किया था, डीएम सर ने भी किया था। तो सीएम सर के ने उस दिन ये निर्देश दिए थे कि जो भी प्रभावित परिवार हैं उन्हें तत्काल जो है जो भी अनुमन्य राहत राशि है उसका भुगतान शीघ्र से शीघ्र किया जाए। अब चूँकि 2 दिन तक हमारा पूरा तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारे अधिकारी राहत में जुटे रहे, तो जो धनराशि वितरण के लिए कार्रवाई थी वो नहीं हो पाई थी। लेकिन कल से अभियान के तौर पर एसडीएम साहब ने लीड लेके हमारे पूरे तहसील क्षेत्र में 10 टीमें पटवारियों के 10 पटवारियों की 10 अलग अलग टीमें जो प्रत्येक वार्ड में काम कर रही हैं और 5 टीमें ग्रामीण क्षेत्र में तैयार की हैं। उनके माध्यम से चेक बंटवाए जा रहे हैं। आज हमारे करीब 3000 के चेक, करीब आज चेक बटे हैं और 1300 लोगों को कल बट गए थे। अभी भी चेक वितरण का कार्य चल रहा है, चेक बन भी रहे हैं, चेक वितरित भी किए जा रहे हैं, जिसके लिए पर्याप्त धनराशि तहसील को उपलब्ध करा दी गई है। 1 करोड़ रुपया कल उपलब्ध कराया गया था तहसील को, 1 करोड़ 70 लाख। 1 करोड़ रुपया आज सुबह 2 करोड़ कुल मिला के 2 करोड़ हो गया। 1 करोड़ कल 1 करोड़ आज और 2 करोड़ की और अभी डिस्ट्रिक्ट से ये पैसा यहाँ पे भेजा जा रहा है, वो शायद 1-1.5 घंटे में
इनके अकाउंट में आ जाएगा। तो धनराशि की कोई कमी नहीं है। सीएम सर के निर्देश पर शासन से हमें 10 करोड़ अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत हुई है इस कार्य के लिए। तो अभियान के तौर पर ये धनराशि वितरित की जा रही है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस दिन यह भी निर्देशित किया था कि कई दुकान हमारी यहाँ प्रभावित हुई हैं, लगभग 2 से 2,500 की कई दुकानें, क्योंकि दुकानें आपदा का जो नॉर्म्स हैं उसमें कवर नहीं होती हैं। लेकिन सीएम सर के निर्देश थे कि उनकी व्यापक सर्वे करा के ABC कैटेगरी में कि जो अत्यधिक नुकसान जिनको हुआ, उससे कम जिनको हुआ और लीस्ट जिनको हुआ, तो ये कैटेगराइज करके उनको चिन्हित करना है। उसके लिए भी SDM साहब ने पैरेलल टीम लगा दी है। 4 टीमें हमारी काम कर रही हैं और पूरी की पूरी संभावना है कि कल तक हमारा सर्वे कार्य पूरा हो जाएगा। और उसको भी शासन द्वारा उनकी सूची मांगी गई है, तो निश्चित ही उनको भी जो भी शासन निर्धारित करेगा उसके अनुसार सहायता राशि उनको अनुमति कराई जाएगी। आज पूरा तहसील प्रशासन, SDM साहब, तहसीलदार साहब, हमारे पटवारी जी, कानून को वगैरह सब लगातार इसमें जुटे हुए हैं। DM सर ने 7 अन्य तहसीलों के पटवारी जो पूर्व में कभी न कभी यहाँ काम कर चुके हैं उनको भी यहाँ अटैच किया है, वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि कल या परसों तक हम सभी लोगों को राहत राशि का वितरण कर देंगे। अगली खबर हल्द्वानी से है। बता दें, हल्द्वानी में पिछले दिनों हुई बरसात ने जहां नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोली, तो वहीं दूसरी तरफ खुद भारी बरसात की वजह से नगर निगम क्षेत्र में कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया। बरसात के बाद अब नगर निगम इन जलभराव वाले इलाकों के लिए होमवर्क करना शुरू कर चुके हैं। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि जलभराव वाले इलाकों को चिन्हित कर वहां के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। जलभराव के बाद निगम की टीम ने जलभराव वाले इलाकों में सबसे पहले पानी की निकासी के लिए काम किया और जलभराव में किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी ना हो, इसके लिए छिड़काव और अन्य उपाय किए जा रहे हैं। और भविष्य में शहर में जलभराव ना हो, इसके लिए भी प्लानिंग की जा रही है। गौला नदी के उफान पर आने से गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खतरे की जद में है। नदी किनारे 400 मीटर हिस्से में भूधसाव हो गया है। गौला नदी के कटाव से स्टेडियम के पिछले हिस्से में बनी 100 मीटर सड़क नदी में समा गई। भूधसाव वाली जगह से स्टेडियम की दूरी मात्र 20 मीटर रह गई है। बता दें कि पिछले साल आई आपदा में नदी का 200 मीटर का हिस्सा गौला नदी में समा गया था। नदी का कटाव इसी तरह बढ़ता रहा तो क्रिकेट स्टेडियम भी इसकी चपेट में आ सकता है। इसी साल स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल होने हैं, जहां फुटबॉल, मॉडर्न पैथलॉन, एथलेटिक्स आदि प्रतियोगिताएं होनी हैं। प्रशासन ने बारिश थमने और गौला नदी का जलस्तर कम होने का बाढ़ सुरक्षा के कार्य करने के निर्देश दिए हैं। खेल विभाग के अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए कहा जा रहा है। इस दौरान तहसीलदार सचिन कुमार, उप क्रीड़ाधिकारी वरुण बिलवाल जैसे कई लोग मौजूद रहे। बता दें कि गौला नदी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को 2 साल से नुकसान पहुंचा रही है। शासन प्रशासन की उदासीनता के चलते स्टेडियम को बचाने के लिए कोई कवायद नहीं की गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने स्टेडियम के किनारे 200 मीटर सुरक्षा दीवार बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। पूर्व में वित्त समिति की बैठक में बाढ़ सुरक्षा के कार्यों के लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि की मंजूरी भी दी गई थी, लेकिन अभी तक यह धन जारी नहीं हुई है। अब जब स्टेडियम खतरे की चपेट में आ गया है, तब प्रशासन बाढ़ सुरक्षा के कार्य करवाने का दावा कर रहा है, लेकिन जब तक गौला का जलस्तर कम नहीं होता तब तक यहां बाढ़ सुरक्षा के कार्य संभव नहीं है। हमारे स्टेडियम की जो दीवार है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। पूर्व में भी हमारे द्वारा इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आपदा प्रबंधन में एक प्रस्ताव भेजा गया था चेन लिंक फेंसिंग बनाने के लिए, वहाँ पर रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए, जो कि स्वीकृत हो गया है आपदा प्रबंधन से और शासन से भी स्वीकृत हो गया है। उसका केवल जियो होना बाकी है। अगली खबर देहरादून से। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून में एक संदिग्ध रेडियो एक्टिव मटेरियल वाले बॉक्स रखने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। देहरादून पुलिस को राजपुर थाने में गुरुवार को एक मुखबिर ने यह सूचना दी थी कि शहर के किसी एक फ्लैट में कुछ संदिग्ध लोग आए हुए हैं। मुखबिर ने पुलिस को बताया था कि यह लोग एक रेडियो एक्टिव डिवाइस लेकर आए हैं और उसे खरीदने या बेचने के बारे में बात कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और फ्लैट पहुंचकर छापेमारी की, जहां 5 लोग मौजूद थे। उनके पास एक डिवाइस मिला जिस पर रेडियोग्राफ
कैमरा निर्मित बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग बीआरसी बीआरआईटी वाशी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 20 वाशी नवी मुंबई लिखा हुआ था। पुलिस ने यह भी बताया कि पकड़े जाने पर संदिग्धों ने यह भी बताया है कि इसमें रेडियो एक्टिव पावर है और इसे खोलने पर रेडिएशन का खतरा है। पुलिस ने बताया कि कुछ और भी लोगों के नाम सामने आए हैं जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि रेडिएशन फैलने के खतरे को देखते हुए पुलिस की टीम ने उस डिवाइस को एक कमरे में सील कर दिया है और इसकी जानकारी रखने वाली दूसरी टीम को बुलाया। जांच में पाया गया कि डिवाइस में रेडियोधर्मी पदार्थ होने की भी संभावना है। यह भी पता चला है कि यह डिवाइस मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बीएआरसी में बनाए जाते हैं और इन डिवाइस का उपयोग मेडिकल क्षेत्र में बड़ी पाइपलाइनों में लीकेज की जांच के लिए किया जाता है। कल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की कि राजपुर में ब्रुक एंड एन्क्लेव करके एक सोसाइटी है जहां पर जो है कुछ लोग रुके हुए हैं। तो पुलिस टीम द्वारा वहां जाके चेक किया गया तो वहां 5 लोग उसमें वहां पर मौजूद मिले थे और जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके पास एक अजीब सा मतलब बड़ा सा बॉक्स था, डिब्बा था और पुलिस ने जब खोलने का प्रयास किया तो उनके द्वारा बताया गया कि इसको खोलने से इसमें सभी लोग दिक्कत में आ सकते हैं क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल भी होता है। और जब उस समय जब पूछताछ की गई प्राइमरी तो पता चला कि ये लोग एमपी से, दिल्ली से और सहारनपुर के लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं और कोई डील होने वाली करोड़ों में और एक बॉक्स जो रेडियो एक्टिव मटेरियल भी जिसमें है उसको लेकर आए हुए हैं। क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील था और जिस तरह के उन्होंने पूछताछ में बताया तो तत्काल ही वहाँ पर रूम को लॉक करने के बाद हमने अपने जो और भी खुफिया एजेंसीज होती हैं उनसे भी जानकारी इकट्ठा करी। उस बॉक्स की फोटोग्राफ और जो भी इंस्ट्रूमेंट था आर्टिकल उसको भी भेजा गया और इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। उनके द्वारा भी जो रेडियो एक्टिव जो चेक करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके द्वारा प्राथमिक रूप से इस बात की पुष्टि हो रही थी कि इसमें यहाँ पर इस बॉक्स में रेडियो एक्टिव मटेरियल है। क्योंकि सब समस्त चीज़ों की जानकारी के बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो हमारी प्रीमियर एजेंसी है एटॉमिक जो एनर्जी जो भी डील करते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल से उनसे भी संपर्क किया गया और संपर्क के बाद उनसे भी चीज़ें शेयर करने के बाद उनकी एक टीम जो दूसरी जो नरोरा बुलंदशहर में जो एटॉमिक पावर प्लांट है इमरजेंसी रिस्पांस टीम तत्काल रात वहाँ से रवाना हुई और जो देहरादून पहुँचने के बाद उनके द्वारा 4 से 5 घंटे अभी ये कार्रवाई चल रही थी जिसमें उस बॉक्स को वेरीफाई और चेक किया जा रहा था। अभी तक जो प्राथमिक रूप से पता चला है कि अभी कोई ऐसी रेडियो एक्टिव चीज़ का अभी उन्होंने प्राइमरी पुष्टि नहीं करी है, लेकिन जो बॉक्स है उसमें केमिकल भी है और जिसको केमिकल एग्जामिनेशन करने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भेजने की बात भी बताई गई है। चूँकि मामला संवेदनशील था तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अब बात करते हैं उत्तराखंड मौसम को लेकर। बता दें कि उत्तराखंड में मौसम पल पल बदल रहा है। देवभूमि में मौसम अपना कहर बनकर बरस रहा है। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। वज्रपात और पानी के सैलाब में डूबने से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उत्तराखंड मौसम विभाग केंद्र देहरादून ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। आज देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने गरज के साथ बिजली गिरने का भी अनुमान जताया है। कुमाऊं गढ़वाल मंडल के ज्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे के भीतर सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में बारिश रिकॉर्ड की गई, तो वहीं कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में भी बारिश हुई। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। साथ ही संवेदनशील उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। नदियों और झरनों में प्रवाह तेज होने की आशंका जताई जा रही है। लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। संवेदनशील इलाकों में न जाने की अपील भी की गई है। इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। कृष्णा, 9 जिलों में बारिश हो रही है तो क्या कुछ अभी अपडेट है, क्या कुछ हालात हैं वहां पर बने हुए? बिल्कुल, देखिए पहाड़ से लेकर मैदान तक उत्तराखंड में बारिश का दौर जो है वह लगातार जारी है। पहाड़ों की अगर हम बात करते हैं तो बद्रीनाथ समेत 4 धाम क्षेत्रों में लगातार रुक रुक कर बारिश जो है सुबह से हो रही है और इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में पहाड़ी जिलों में बारिश का दौर जो है वह जारी है। रुद्रप्रयाग में
भारी बारिश जो है वो आज दर्ज करी गई है। अब तक की अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश में अब आज 108 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बंद पड़े हुए हैं। चारधाम के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वे भी संगीता जगह जगह पर भूस्खलन की वजह से बंद है। हालांकि प्रशासन की टीम जो है वह को सुचारू करने में लगातार प्रयासरत है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि तमाम जेसीबी मशीन लेके जो है वो जगह जगह पर जहाँ पे भूस्खलन हो रखा है उसको रोड से मलबे का हटाने का काम जारी है। लेकिन जब बीच बीच में जब बारिश लगातार हो रही है उस क्षेत्र में तो भूस्खलन जो है ऊपर से मलबा दोबारा उस सड़क पर आ जा रहा है, जिस वजह से प्रशासन को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि चारधाम यात्री भी जो है वो जगह जगह पे जहाँ पे प्रशासन ने एक तरीके चेक पॉइंट बनाए गए हैं वहाँ पर उनको रोका हुआ है, तो वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं यात्रा मार्ग दोबारा सुचारू होने के लिए। संगीता, कृष्णा, क्या लगता है किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि हुई हो, कोई क्षति हुई हो जहां जहां इस तरह से बाढ़ की पानी बढ़ते जा रही है, बारिश हो रही है? बिल्कुल, देखिए आज तो कहीं पे भी किसी की जान आने की कहीं पर सूचना नहीं मिली है, क्योंकि यात्रा मार्ग पर जो है जो प्रशासन जगह जगह पर अब अलर्ट है। क्योंकि जहाँ पर भी भारी बारिश हो रही है तो उसको देखते हुए जो भी यात्री एक तरीके से पहाड़ पर यात्रा कर रहा है उसको सुरक्षित स्थानों पर चेकिंग बैरियर्स पर जो है वे प्रशासन और शासन जो है कुछ देर के लिए रोक रहा है। जब मौसम साफ हो जा रहा है और जब आगे रास्ते जो बंद पड़े हुए हैं वे दोबारा खुल जा रहे हैं उसके बाद ही यात्रियों को आगे की ओर भेजा जा रहा है। क्योंकि हम पहाड़ी अगर जिलों की बात करते हैं तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, गढ़वाल और ऐसे तमाम जिले हैं जहाँ पर भारी बारिश का दौर जो है वो जारी है और प्रशासन सभी जगह एक तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहा है यात्रियों के साथ। जहाँ पर एक तरीके से घंटों जिस रास्ते को खोलने में लग जा रहे हैं दोबारा से कुछ तो वहाँ पे जो यात्री एक तरीके से इंतजार कर रहे हैं या कह सकते हैं कि वो रास्ता बंद होने की वजह से वहाँ फंसे हुए हैं, तो उनको राहत सामग्री भी जो है वह प्रशासन द्वारा खाने पीने का सामान जो है वे भी वितरित जो है लगातार टाइम टू टाइम किया जा रहा है। संगीता, कृष्णा, अगर आपकी यात्रियों से बात हुई हो जिन्हें के बीच में रोक दिया जा रहा है तो यात्रियों को क्या लग रहा है, कितनी परेशानी हो रही है, यात्री क्या कह रहे हैं इस मामले में? बिल्कुल, देखिए तमाम यात्री हैं जो अन्य प्रदेशों से भी उत्तराखंड में इस समय चारधाम यात्रा पर आ रखे हैं। उनका साफ कहना है कि प्रशासन को पहले से ही इस तरीके से अलर्ट जारी करना चाहिए था, जिसका ऑलरेडी मौसम विभाग जो है टाइम टू टाइम सुबह शाम एक तरीके से अपनी भी सोशल मीडिया पर वो सभी को जानकारी दे रहा है। उसके अलावा उत्तराखंड पुलिस, सरकार और शासन भी जो है वह अपने सोशल मीडिया हैंडल से लगातार अलर्ट जो है वे सोशल मीडिया पर भी जारी करके उसको जानकारी दे रहे हैं। और जो चेक पॉइंट्स बनाए गए हुए हैं ऋषिकेश के बाद से जब जहाँ पे भी चारधाम यात्रा का जो मार्ग एक तरीके से शुरू होता है और रास्ते पर भी प्रशासन द्वारा सभी यात्रियों से अपील करी जा रही है कि अगर आपकी यात्रा अभी जरूरी ना हो तो उसको टाल दे। मानसून एक तरीके से जब धीमी रफ्तार की हो जाए तभी आप अपनी यात्रा करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुगम यात्रा के लिए जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार एक तरीके से व्यवस्थित है और प्रतिबंध है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यात्री की सुरक्षा को लेकर ये अपील करी जा रही है कि मानसून के बाद ही आप यात्रा करें। क्योंकि लगातार देखिए यात्री उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, बारिश का दौर जो है वह लगातार देखा जा रहा है उत्तराखंड में, इस वजह से काफी यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन जो है वह मुस्तैद है, क्योंकि जहाँ पर भी एक तरीके से यात्रियों को ठहराव के लिए रोका जा रहा है वहाँ पे राहत सामग्री भी जो है वो लगातार प्रशासन और शासन द्वारा जो है वो उनको बांटी जा रही है, जिस वजह से दिक्कत उनको जो है वो काफी कम देखी जा रही है। देखिए कृष्णा, देखा यह भी जा रहा है तस्वीरों में किस तरह से गाड़ियां बीच में फंसी हुई है, जहां जहां जल भराव हुए हैं वहां गाड़ियां फंस गई है। तो इसके लिए शासन प्रशासन क्या व्यवस्था कर रही है गाड़ियों को निकालने के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि बसें भी फंसी हुई है बीच में, तो क्या कुछ इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम प्लेन जिलों की बात करते हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर वाले क्षेत्रों में कई जगह ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई जहाँ पे जो नदी नाले हैं वे काफी ज्यादा उफान पर आ गए थे। जो उनको पार करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे हम कार की बात करें, बसों की बात करें, वे सब उसमें फंस गए हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था जिस तरीके से हरिद्वार में एक तरीके से बाढ़ आई थी, जो सूखी नदी में तमाम गाड़ियां खड़ी हुई थी, वे सब जो है बह के गंगा नदी में चली गई थी, हर की पहले तक पहुंच गई थी। उसको भी एसडीआरएफ ने अगले दिन निकाला था। तो यही एक तरीके से अभियान कई क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जहाँ पर एसडीआरएफ जो है क्रेन के माध्यम से फंसी हुई गाड़ियों को निकालने का कार्य जो है वो लगातार करती हुई दिख रही है। क्योंकि एसडीआरएफ जिस तरीके से देखिए उत्तराखंड में मौसम का रेड अलर्ट जारी हो रहा है, तो कभी येलो अलर्ट तो कभी ऑरेंज अलर्ट जारी हो रहा है। उसको देखते हुए जगह जगह पर जहाँ पे एक तरीके से डेंजरस पॉइंट जैसे हम
लैंडस्लाइड की बात करते हैं या जल भराव वाले क्षेत्रों की बात करते हैं, वहाँ पे पहले से ही अपनी पूरे एक तरीके से इक्विपमेंट लेकर जो है वो पहले से ही तैनात है। अगर कुछ भी एक तरीके से आपदा जैसी स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए एसडीआरएफ जो है इस तरीके से तैयार बैठी हुई। रिकवरी टाइम जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तराखंड में निर्देश दिए थे कि रिकवरी टाइम और रिस्पॉन्स टाइम आपका जो है बेहद ही कम होना चाहिए, जिसके तहत सभी विभाग जो है इस तरीके से ग्राउंड पर अलर्ट है। क्योंकि हमने देखा है कि कुमाऊं के खटीमा में अभी जिस तरीके से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए थे तो उसमें जो है रेस्क्यू में काफी कम समय एक तरीके से एसडीआरएफ की टीम को लगा लोगों को सुरक्षित जगह पे लाने के लिए। तो एसडीआरएफ के साथ साथ तमाम विभाग जो है वो भी इस तरीके से अलर्ट मोड पर है। जहाँ पे भी उनको आपदा जैसी स्थिति की सूचना मिलती है तो वही तुरंत जाकर अपना रेस्क्यू। ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारे अपडेट्स देने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करें मसूरी नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष ओपी ओनियाल ने मसूरी नगरपालिका प्रशासन और सरकार से स्थानीय पटरी व्यापारियों के लिए जल्द से जल्द वेंडर जोन बनाए जाने की मांग की है। व्यापारियों के लिए वेंडर जोन की मांग करते हुए पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी ओनियाल ने कहा कि मसूरी के करीब 50 से 60 स्थानीय पटरी व्यापारी दशकों से माल रोड में सड़क किनारे पटरी लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में व्यापारियों ने मुख्य सचिव से वेंडर जोन बनाए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि पालिका प्रशासन को मसूरी के पटरी व्यापारियों के लिए माल रोड के आसपास कोई जगह निर्धारित की जाए जहां पर पटरी लग सके, जिससे पटरी व्यापारियों को रोजी रोटी चल सके। इसी के साथ उन्होंने कहा कि माल रोड पर पटरी लगाए जाने का वह समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जब तक वेंडर जोन नहीं बन जाता है तब तक मसूरी के पुराने पटरी व्यापारियों को माल रोड पर के आसपास की जगह अलॉट की जाए, इससे जिससे कि पटरी व्यापारियां अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। उन्होंने आगे कहा कि मसूरी में 50 से 60 लोगों को नगरपालिका द्वारा चिन्हित किया गया था, लेकिन हाल ही में बाहर के कई लोग माल रोड पर पटरी लगाने लग गए, जिससे कि माल रोड का स्वरूप खराब हो रहा था और व्यवस्था भी बिगड़ रही थी, जिसको लेकर प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी है। फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।